see your soul at the edges of your eyes. It's corrosive, like acid. You got a demon, little man. There's a shadow on you, son. जब हम किसी चीज़ को ठीक या गैर ठीक कहते हैं तो चीज़ ठीक या गैर ठीक है इससे कोई संबंध नहीं, हमारी अपेक्षाओं की हम खबर देते हैं। जब हमारे ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं होता है वो इसलिए क्योंकि हम सब सही रहने के ही उम्मीद में होते हैं, और सब सही रहता भी है जब तक कि फिर नहीं रहता है। देखो तो यहाँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ना भी हो तो इसे मानने में ही हमारी भलाई लगती है कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि जो भी होता है बुरे के लिए होता है, क्योंकि अच्छा हो या बुरा ठहरता कहाँ है, समय दोनों से ही हमें दूर कर देता है। वही पुरानी दुविधा, गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, तो दोनों ही। लेकिन ज़्यादा सच आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज़ मोर रियल टू यू? इज़ द ग्लास हाफ एम्प्टी और हाफ फुल? हमें तो आधा भरा ही हुआ दिखता है, क्योंकि इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं हमें, गिलास को आधा भरा ही देखना पड़ेगा। ना भी लगे तो बोलेंगे तो यही, अगर कोई पूछे तो। ऑप्टिमिज्म इज़ द नॉर्म हियर। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ जो गिलास को आधा खाली ही देखेंगे और बोलेंगे भी वही। आज जिस कैरेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कुछ इसी ढंग का है, अ पेसिमिस्ट। Prison is very hard on people who hurt kids. If you get the opportunity, you should kill yourself. इस कैरेक्टर का नाम है रस्टिन कोल। ट्रू डिटेक्टिव पहले सीजन से एक किरदार है। ट्रू डिटेक्टिव एक क्राइम ड्रामा है, लेकिन शो क्राइम या क्रिमिनल पे सेंटर्ड नहीं है। जबकि शो में डिस्टर्बिंग मर्डर्स है, थिक प्लॉट है, ऑकल्ट और साइकोपैथी भी इन्वॉल्व है। शो है दो डिटेक्टिव के बारे में जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है। जितनी कहानी क्राइम सॉल्व करने के बारे में, उतनी ही कहानी इससे इन दोनों पे पड़ रहे प्रभाव के बारे में भी है, इन दोनों के आपसी रिश्तों के बारे में। और ये दोनों होते भी बहुत अलग अलग किस्म के हैं। मार्टी जो दूसरा डिटेक्टिव होता है वो एक संसारी व्यक्ति होता है, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल। वो शादीशुदा होता है, उसके बच्चे हैं, वो एक फैमिली मैन है, काइंड ऑफ कन्वेंशनल कैरेक्टर। लेकिन मार्टी जितना नॉर्मल है, रस्ट उतना ही वियर्ड है। उसका ना कोई फैमिली है, ना कोई दोस्त, ऊपर से ना उसके पास कोई सोशल स्किल है। अगर कोई उससे घुलना मिलना भी चाहे तो वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके पास बात करने को कुछ है ही नहीं। और अगर कभी वो मुंह खोलता भी है तो आम आदमी उसके बातों को सुन के उससे दूर ही रहना चाहेगा। Your mom's still alive? Maybe. रस्ट का बहुत ही नाइलिस्टिक और रेडिकल व्यू होता है दुनिया को लेके, इंसान को लेके। उसे ज़िंदगी व्यर्थ लगती है, अर्थहीन, इस हद तक कि वो समझता है कि हर इंसान को यहाँ प्रजनन ही बंद कर देना चाहिए। वी शुड डिनाई आवर बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग, और सबको हाथ में हाथ पकड़कर लुप्त हो जाना चाहिए। वी शुड गो एक्सटिंक्ट, लेट द वर्ल्ड बी साइलेंट आफ्टर यू। और ये इसलिए क्योंकि अननेसेसरली सफरिंग ही इतना है कि इट इज़ नॉट वर्थ ब्रिंगिंग समवन हियर इन दिस वर्ल्ड अगेन। रस्ट ने इतनी लाशें देखी होती है, वो काफ़ी गौर किया होता है उनके चेहरे पे। उसे लगता है जैसे अंतिम क्षण में विक्टिम, जब उसके पास कोई उपाय नहीं होता है और वो श्योर हो गया होता है कि अब मरना तय है, उस अंतिम घड़ी में जब सारी आशाएं ख़त्म हो गई होती है, अब कोई बचाने नहीं आ रहा, जब मन में कोई द्वंद नहीं रह जाता है, तो उनके चेहरे पे एक तरह का वेलकम होता है, रिलीफ होता है कि चलो अब ये नाइटमेयर ख़त्म हुआ। रस्ट सेंस ऑफ सेल्फ के इल्यूजन को समझ गया होता है। वो समझ गया होता है कि ये मैं का भाव ही सफरिंग का कारण है। मैं एक घाव है। To realize that all your life, not all your love, all your hate, all your memory, all your pain, it was all the same thing. It was all the same dream, a dream that you had inside a locked room. A dream about being a person. जीवन की जो मौलिक समस्या है, अशांति की, दुख की, पीड़ा की, वो मैं की ही समस्या है। ये हमारे मन का ही किराया धरा है। रस्ट इन चीज़ों पे काफ़ी विचार किया होता है, और जो भी यहाँ अस्तित्व पे विचार किया है उसे जीवन के व्यर्थता का ही अनुभव हुआ है। जीवन का कोई अर्थ नहीं है। रस्ट जी रहा था क्योंकि वह मरने में समर्थ नहीं है, वो मृत्यु के प्रतीक्षा में ही जी रहा होता है। इस भांति जीना इतना व्यर्थ और बोझिल है कि जीते जी हम मुर्दा हो जाते हैं। कोई जीवन में रस और संगीत नहीं रह जाता। रस्टिन कोल इज़ वन डार्क ड्यूड, मनहूस जिसे हम बोलते हैं। Why should I live in history, huh? Look, I don't want to know anything anymore. This is a world where nothing is solved. लेकिन जिंदगी में अर्थ ना देखना एक चीज़ है और जिंदगी को उस ढंग से जीना दूसरी चीज़। विचार करने से तो कुछ होता नहीं है। रस्ट के विचार दुनिया को लेके चाहे कितने ही उदासीन और अर्थहीन हो, लेकिन मकसद तो वो भी अपनी ज़िंदगी में निर्मित कर लेता है। जिस तरह से वो केस को लेके ऑब्सेस्ड हो जाता है, जिस तरह से वो चीज़ों को पर्सनली लेता है, अगर वो खुद को सही में नाइलिस्ट समझता है तो
वो सबसे अनसक्सेसफुल नाइलिस्ट है। You fucking name, huh? Say it, boy. जिस केस को ये दोनों इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है वो काफ़ी लंबा चलता है। 17 साल लग जाते हैं क्रिमिनल को पकड़ने में, और इन 17 साल में इनके व्यक्तित्व में भी काफ़ी बदलाव आती है। इन दोनों के आपसी रिश्तों में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आती है। इनफैक्ट ये लोग बीच में ही जॉब छोड़ चुके होते हैं, लेकिन रस्ट का ऑब्सेशन उसे केस से उलझाए रखता है। प्राइवेटली वो केस में लगा रहता है। किसी तरह के ऑब्सेशन को अपने अंदर पनपने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अटेंशन। अगर आप किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड हो, इसका मतलब कि ज़्यादा ध्यान आपका उस चीज़ पे ही है, आपके मन में सिर्फ वही छाया हुआ है। इसलिए अगर किसी हाई अचीवर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जिसे हम बोलते हैं, कुछ चुनिंदे लोग चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, अगर आप उनके करीब के लोगों से उनके बारे में पूछोगे तो शायद आपको अच्छा सुनने को ना मिले, क्योंकि ऐसे लोग अपने अगल बगल के लोगों को ध्यान नहीं दिया होता है। रस्ट के ऑब्सेशन का कारण उसका कहीं से ध्यान हटना नहीं था, बल्कि वो ध्यान हटाने के लिए ऑब्सेस्ड था। क्योंकि मैरिड तो एक टाइम रस्ट भी था, लेकिन उसकी 6 साल की बच्ची का एक्सीडेंट से मौत होने के बाद उसकी शादी बचती नहीं है, और ये चीज़ उसे अभी भी भीतर ही भीतर खाती है। पढ़ा तो वो भी अकेला ही होता है। उसका ऑब्सेशन केस को लेके, उसकी फ़िलॉसफी दुनिया को लेके एक तरह से पर्दा था अपनी बच्ची के यादों पे ढकने के लिए, क्योंकि जिस तरह से उसका दुनिया के प्रति नज़रिया है या जो वो बोलता है वो चीज़ उसके ज़िंदगी में उतरा नहीं होता है। एक्सप्रेशनलेस फेस के पीछे बेचैनी अभी भी होती है। रस्ट जिस तरह से रहता है वो काफ़ी सस्पिशियस लगता है। असल में वो खुद शक के दायरे में आ गया होता है उसी केस में जिसे वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, क्योंकि एक उम्र के बाद अगर आपके पास कोई फैमिली नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो समाज को ऐसे लोग जचते नहीं। यू बिकम एन ऑड बॉड। समाज ऐसे लोगों से डरता है, क्योंकि जो सोशल ब्लूप्रिंट के हिसाब से यहाँ नहीं चलता है वो धीरे धीरे अकेला हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके अगल बगल लोग नहीं होंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी बाकी की ज़िंदगी से ओवरलैप नहीं होगी। आपके एक्सपीरियंस बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से ज़्यादा मैच नहीं करेगा। अगर कोई जॉब नहीं करता है तो उसका दिनचर्या बाकी लोगों के दिनचर्या से अलग होगा। बातचीत के दौरान कम समांतर चीज़ें होंगी। और अगर कोई शादी ना करे, 40-45 का हो और खुद का कोई फैमिली ना हो, तो ये कॉमन ग्राउंड बाकी लोगों से और भी कम हो जाती है। आप अलग हो जाते हो, अकेले हो जाते हो। यू ऑल्सो बिकम लेस एक्सेप्टेबल, क्योंकि शादी एक तरह से आपको सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का सर्टिफिकेशन भी देता है, क्योंकि आपका उत्तरदायित्व होता है आपके पार्टनर के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, तो शायद आप यहाँ ढंग से रहोगे। लेकिन जो इन चीज़ों से बंधा नहीं है, जो एकदम ही अनगवर्नड है, और वो भी जो रस्ट के तरह हो, जिसकी ज़िंदगी देखने से ही हॉन्टेड लगती हो, तो उस पर शक होना स्वाभाविक है। Look, you wanna arrest me? Go ahead. लेकिन शो में रस्ट इतना अनरिस्ट्रिक्टेड होते हुए भी उसका खुद का एक स्ट्रिक्ट मोरल कोड होता है। वो जानता है कि वो कौन है। ही नोज़ व्हाट ही इज़ केपेबल ऑफ। समाज से अलग होकर उसे अपनी जगह का अंदाज़ा होता है। उसमें एक क्लैरिटी होती है कि उसे क्या नहीं करना, इसलिए होता तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है। Kind of strange. Like you might be dangerous. Of course I'm dangerous. I'm police. I can do terrible things to people with impunity. और मार्टी जो कि एक फैमिली मैन होता है, जिसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो इसी फैमिली को एक्सक्यूज़ बनाता है अपने लापरवाही के लिए। केस और काम के दबाव से फिर से फैमिली मैन बनने के लिए उसे एक तरह से सो कॉल रिलीज चाहिए होता है, जिससे उसका रिश्ता खराब होता है, बच्चों पर असर पड़ता है, उसका भी घर हॉन्टेड हो जाता है, क्योंकि उसके घर में किसी औरत से उसका अच्छा रिश्ता रहता नहीं है। वो है और घर में बस कमरे हैं। Captain of the varsity slut team. Marty! Fuck you! रस्ट बहुत ही सेंसिटिव होता है, विथ एन ओवर एक्टिव माइंड। ही इज़ इंटेलिजेंट। वो नुआंस और सटल चीज़ को पकड़ सकता है। वह दूसरों के भावनाओं को समझता है, भले वो खुद भावुक ना हो। उसे पता है कि कैसे किसी के गिल्ट का इस्तेमाल करके कन्फेशन निकालना है। What you did is not your fault. It's not. वो बुरे को पहचान सकता है क्योंकि वो जानता है बुरा होना क्या है। असल में एक बेहतरीन कॉप और एक खतरनाक क्रिमिनल में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। You wonder ever you're a bad man? World needs bad men. We keep the other bad men from the door.